أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Today's our topic of discussion is personal rights. As we are discussing topic fundamental rights of citizens of the United States. Sorry, classifications of fundamental rights. The first one is personal rights. Second one is rights relating to judicial process. The third one is rights to property. We will describe these rights in short in the following personal rights. First of all, personal rights. Freedom from slavery. Article 13 clearly says neither slavery nor involuntarily servitude except as a punishment for crime whereof the party shall have been duly uh, convicted shall exist within the United States or any place subject to their jurisdiction. The clause needs no explanation. Freedom of slavery है in freedom from slavery. तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 के अंदर ये जो स्लेवरी है इसको अबॉलिश किया गया और ये बताया गया है कि किसी भी किस्म की जो स्लेवरी है इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दैट इज नॉट अलाउड टू हैव स्लेव्स टू जो आर्टिकल 1 है लेजिस्लेटिव ब्रांच जिसके अंदर ये बताया गया है कि no slaves can be import can be imported from outside the USA. तो बाहर से भी आपने स्लेव नहीं लेके आने और ना ही आप विद इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका किसी बंदे को स्लेव बना के रख सकते हैं और ना ही किसी बंदे को इनवॉलंटरली जो है आप उसको कैद रख सकते हैं एक्सेप्ट कि वो अगर उसने कोई क्राइम किया है उसके अंदर उसको पनिशमेंट हुई है कन्विक्शन हुई फिर पनिशमेंट हुई देन ही इज इन प्रिजन उसके अलावा आप किसी बंदे को कैद करके नहीं रख सकते डिटेन नहीं कर सकते ये है पर्सनल राइट freedom from slavery granted to the citizen of USA by the Constitution. Personal rights के अंदर सेकंड है equal protection by law.
Every citizen has been given equal protection and equality before law. No one can seek immunity on any ground whatsoever. तो इट मीन्स के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जितने भी सिटीजन है या एवरी सिटीजन जो है उसको लॉ की इक्वल प्रोटेक्शन हासिल है। तो और हर इंसान हर जो सिटीजन है वो लॉ के साथ की नज़र में बराबर है। ये नहीं हो सकता कि कुछ लोग जो है वो इम्यूनिटी क्लेम करें फ्रॉम प्रोसेस ऑफ लॉ। तो इम्यूनिटी जो है प्रेसिडेंट को इम्यूनिटीज कुछ हासिल है, लेकिन एज सच नहीं है कि भी वो जो मर्जी करता फिरे, क्योंकि उसके खिलाफ भी आपको पता है कि इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो सकती हैं इन द केसेस ऑफ ट्रियन और हाई क्राइम्स। तो हर जो सिटीजन है इन यूएसए is equal in the eyes of law, and he has been given equal protection uh, before law. So no one can seek immunity on any ground whatsoever. और कोई भी सिटीजन जो है वो किसी भी किस्म की इम्यूनिटी क्लेम नहीं कर सकता किसी बेस के ऊपर कि मैंने फलां क्राइम किया है क्योंकि मुझे फलां देश में इम्यूनिटी हासिल है, इसलिए मुझे मेरी कन्विक्शन नहीं हो सकती और मुझे पनिशमेंट नहीं हो सकती। दैट इज नॉट पॉसिबल इन freedom of religion. The first article clearly mentioned that Congress shall make no law respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof. It clearly indicates that in a religious matter, all the citizens enjoy full freedom and they can abide by any faith, provided, of course, one does not interfere in the faith of others. तो यूएसए के अंदर जो कांग्रेस है उसके ऊपर ये पाबंदी लगा दी गई है, रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है कि कांग्रेस कैन नॉट पास एनी लॉ ये आर्टिकल 1 नहीं, अमेंडमेंट 1 नंबर 1 के अंदर ये चीज है कि कांग्रेस शैल मेक नो लॉ रिस्पेक्टिंग एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन और प्रोहिबिटिंग द फ्री एक्सरसाइज देयरऑफ। यानी कांग्रेस कोई ऐसा लॉ नहीं बनाएगी कि वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर किसी एक जो मज़हब है उसको इम्पोज कर दे कि जितने भी सिटीजन हैं वो इस मज़हब को फॉलो करें। दैट इज़ नॉट पॉसिबल एंड दैट इज़ प्रोहिबिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू कांग्रेस। कांग्रेस के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन है, वो ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी कि वो किसी एक मज़हब को ऑफिशियल मज़हब डिक्लेयर करके लोगों को इस बात पे मजबूर करे कि आप फलां मज़हब जो है इसको फॉलो करें, इसके फॉलोअर बने, इसको प्रैक्टिस करें। ऐसा नहीं हो सकता। और लोगों को अपना जो उनका चॉइस का मज़हब है, द सिटीजन कैन एक्सरसाइज या कैन प्रैक्टिस देयर रिलीजन ऑफ ओन चॉइस। अपनी चॉइस का वो जो भी रिलीजन जो है उसको वो अख्तियार कर सकते हैं और उसके ऊपर कोई किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए कांग्रेस के अंदर कोई कानून नहीं बन सकता कि लोगों को इस चीज़ से मना कर दिया जाए कि जी आप अपनी मर्जी का मज़हब इख्तियार नहीं कर सकते, उस पर अमल नहीं कर सकते। ऐसा कानून नहीं बन सकता।
ये है अमेंडमेंट नंबर 1 के अंदर इस चीज़ से कांग्रेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है, जिसके बारे में हम ये भी पढ़ सकते हैं कि all powers are vested, all legislative powers are vested to be vested with the Congress. तो ये नहीं है कि कांग्रेस के पास अनलिमिटेड पावर्स हैं लेजिस्लेशन की या एब्सोल्यूट पावर्स हैं। कांग्रेस के ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, जो आपने एक टॉपिक पढ़ा था आर्टिकल 1 के अंदर, पावर्स फॉरबिडन टू कांग्रेस, यानी कि जो जो चीज़ कांग्रेस जो है वो नहीं कर सकती, इसी तरह ये चीज़ अमेंडमेंट नंबर 1 के अंदर भी मेंशन है। तो इस चीज़ से ये चीज़ जो है इट क्लियरली इंडिकेट्स दैट इन रिलीजियस मैटर्स all the citizens enjoy full freedom and they can abide by any faith provided. Of course, one does not interfere in the faith of others. तो citizens जो हैं उनको full freedom है to exercise the religion of their own choice. Not neither the government uh, nor any other citizen of the USA can interfere in the uh, religion or faith of another citizen. Number 4 है freedom of speech, form and association of press and prayer. All these freedoms are granted to the citizen, but these rights are not absolute and subject to the security of state and social welfare. It is only in this context Sedition Act 1978, 78, the Spionage Act 1971, Alien Registration Act 1940, etc. can be justified. इस चीज़ को हम पहले इसी टॉपिक के अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि the citizens of USA enjoy freedom of speech and freedom of assembly and freedom of press and prayer in their personal rights. But these rights are not absolute and subject to security of the state and social welfare. ये जो जितने भी राइट्स दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो क्लासिफिकेशन करते हैं उसमें पर्सनल राइट्स के अंदर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन और असेंबली या फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड प्रेयर जो राइट दिया गया है सिटीजन को, ये एब्सोल्यूट नहीं है, दैट इज सब्जेक्ट टू सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंड सोशल वेलफेयर। ये नहीं है कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट जो है आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ग्रांट किया गया है, इसको एक्सरसाइज करते हुए आप जो स्टेट की सिक्योरिटी है यूएसए की उसको चैलेंज करें, या आप सोशल वेलफेयर को चैलेंज कर दें, या सोशल वेलफेयर के जो मैटर्स हैं उनके अंदर इंटरफेरेंस करें। तो आप आपको इसकी एग्जांपल्स जो पिछले लेक्चर हैं उसके अंदर मैंने काफ़ी सारी दे चुका हूँ, उसमें आपको थोड़ा सा दोबारा मैं रिवाइज कर देता हूँ कि जो फ्रीडम ऑफ जो प्रेस है इसके अंदर आप ये पाकिस्तान के जो चैनल है टीवी चैनल, उनके एक एंकर पर्सन है, उन्होंने जब when there was an attack in Mumbai in India, that was a terrorist attack, and India claimed that these attackers are Pakistani nationals, but Pakistani government
refused officially to recognize the nationality of those terrorists. But at the same time, one anchor person of a TV channel reached Sialkot to a house and with his cameraman, and he live casted a video claiming that this house is property of Mr. Ajmal Kasab, the main accused of Mumbai attacks. So, what would you say that that was freedom of press, or that was an action against uh, the security of state? तो फिर इस तरह भी नहीं हो सकता कि आप अपना जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट एक्सरसाइज करते हुए लोगों के जो फेथ्स हैं, रिलीजियस बिलीव्स हैं, या लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको डैमेज करें कोई बात करके या कोई स्पीच या तकरीर करके। तो आप गालियाँ देना शुरू कर दें, थ्रेट करना शुरू कर दें लोगों को, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो दिस राइट ऑफ जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये these rights are conditional and they have conditions। वो आपको मैं बता चुका हूँ कि वो दो कंडीशन है इसके ऊपर, कि एक तो है कि आप सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के खिलाफ कोई बात नहीं करेंगे और ना ही कोई बात किसी अखबार वगैरह में छापेंगे, ना टीवी पे फैलाएंगे। तो उसके बाद ना ही किसी की जो है सेल्फ रिस्पेक्ट उसको डैमेज करेंगे, और ना ही किसी के रिलीजियस बिलीफ्स के अंदर इंटरफेयर करेंगे अपनी स्पीच के साथ या अपनी बात के साथ। तो इस तरह फिर इसी कंटेक्स्ट के अंदर तीन लॉज बने थे 1978 के अंदर। एक लॉ बना था सेडिशन एक्ट, एक बना फिर एस्पाइनेज एक्ट 1971 में, और एलियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1940 के अंदर। ये तीनों लॉ जो है दे वर justified by these two conditions or restriction या कह लें exceptions, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ प्रेस की है, या फ्रीडम ऑफ असेंबली की जो आपको राइट। उसके बाद है राइट टू कीप एंड बियर आर्म्स। Every citizen enjoys this right so long as he is not a danger to the society, state, or social welfare. It indicates that it is not an absolute right and is subject to certain conditions. तो यूएसए के अंदर हर जो सिटीजन है उसके पास ये राइट है कि वो असला जो है वो रख सकता है, आर्म्स रख सकता है, एज लॉन्ग एज ही इज नॉट डेंजर टू सोसाइटी, स्टेट और सोशल वेलफेयर। तो इस पे भी आप देख लें ये कंडीशन है या एक्सेप्शन है कि हर सिटीजन असला जो है आर्म रख हो सकता है, लेकिन फॉर इज डिफेंस और पीसफुल पर्पसेस, बट नॉट टू डेंजर दी सोसाइटी, स्टेट और सोशल वेलफेयर। ये नहीं है कि आपके पास अगर राइट है असले का तो वो आप असला उठा के अपने हमसायों को मर्डर करना शुरू कर दें बाई फायरिंग एट देम, और ना ही सोसाइटी, अगर आपका जो आपके पास आर्म है उससे आप सोसाइटी के लिए खतरा बढ़ चुके हैं या किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो चुके हैं, या आप स्टेट के खिलाफ असला उठा के दौरान शुरू कर दिए, या आपके पास
मसला है और आप सोशल वेलफेयर को चैलेंज कर रहे हैं, उसके लिए देखिए then citizen of us cannot keep arms. Otherwise, they are entitled to have arms. तो ये राइट जो है ये भी एब्सोल्यूट नहीं है, इसमें भी सर्टेन जो है कंडीशंस लगा दी। नेक्स्ट जो है नंबर 6, राइट अगेंस्ट unreasonable search and seizures. People are immune from reasonable searches and seizures if there are sufficient reasons for searches and seizures that allow such things can happen, but there must be warrant from a competent authority. Seizures and searches can take under very special circumstances. That is, if someone is suspected of serious offense or someone is carrying on activities recognition is paid. So, citizen of USA है, they cannot be searched unreasonably, यानी पुलिस जो है लोगों को रास्ते में खड़े करके उनको कहे कि जी आप हम आपकी तलाशी लेंगे, तो that is they are entitled to have searches of the citizens of USA, but that search must be reasonable, यानी वो अनरीजनेबल नहीं होनी चाहिए जैसे हमारे पाकिस्तान में होता है कि लोगों को तंग करने के लिए उनको रास्ते में रोक के उनको कहा जाता है कि तलाशी लो, तो बाद में जो है मुकाबला, लेकिन जो जिसपे शक है और वो शक भी जो उसकी कोई स्ट्रॉन्ग बेस होनी चाहिए, देन पुलिस ऑफिसर्स कैन सर्च द सिटीजंस आर देयर प्रॉपर्टी। तो वो फिर कह रहे हैं कि ये जो सर्च देयर मस्ट बी अ सफिशिएंट रीजन फॉर सर्चेज एंड सीजर्स, तो उसके बाद वो कह रहे हैं कि सर्चेज और सीजर्स के लिए उनके पास वारंट जो है वो भी होना चाहिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, देन दे कैन सर्च और सीज द प्रॉपर्टीज। तो वो फिर अकॉर्डिंग टू द ऑथर्स सीजर्स एंड सर्चेज कैन टेक प्लेस under very special circumstances, यानी हर वक्त नहीं कि आप जो है इस स्पेशल सर्कमस्टांसेस जो है अगर हालात पैदा हो गए तो भी सीजर्स हो सकती है। If someone is suspected of serious offense or someone is carrying out activities related to state security, यानी अगर किसी बंदे के खिलाफ ये शक हो कि इसमें कोई सीरियस ऑफेंस जो है मर्डर किया या मर्डर करने के लिए जा रहा है पुलिस के पास, तो तलाशी लेंगे कि इसके पास क्या तो ये है स्पेशल सर्कमस्टांसेस, या इस तरह के भी ये किसी बंदे के पास कुछ बम वगैरह करते हैं स्टेट के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, तो इसके कारण तो नहीं है ऐसी कोई चीज़। तो ऐसी सूचना के अंदर पुलिस के राइट सर्च people and their properties. Rights against usurpation of rights and ex post facto laws. The Constitution of USA provides protection against the tyranny of Congress laws. According to the Constitution, Bill of Attainder law and ex post facto law cannot be enacted by the Congress. The Supreme Court in the case Shalder versus Bull has held that ex post facto laws can be enacted
in civil matters but not in criminal matters. तो ये कांग्रेस के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन ने एक किस्म की रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि आप जो है आपके पास जो लेजिस्लेटिव पावर्स है, इससे ये नहीं है कि आप जिस तरह के मर्जी कानून बनाते रहें। तो उसके ऊपर फिर जो एक जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि आप ना तो बिलों पर टेंडर पास करेंगे और ना ही एक्स पोस्ट एक्ट लॉ पास करेंगे। A bill of attainder is an act passed by the legislature to punish a person without trial। यानी कांग्रेस ऐसा कानून नहीं पास करेगी जिसके तहत लोग किसी बंदे को बगैर ट्रायल के पनिश कर दिया जाए। दैट इज कॉल्ड अ बिल ऑफ अटेंडर। एंड एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ जो है वो भी नहीं पास कर सकती कांग्रेस। एंड एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ इज वन दैट provides punishment for an act that was not illegal when the act was committed। यानी अगर किसी बंदे ने आज अगर कोई काम किया है और वो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द लैंड वो गैर कानूनी नहीं है, तो कल अगर आने वाली जो डेट है 28, तो कल अगर कांग्रेस एक लॉ बना देती है कि जी अपना जो काम है ये गैर कानूनी है, तो 27 को जो काम किया गया है उसमें तो वो गैर कानूनी नहीं था, इलीगल नहीं था। तो वो काम जो है 28 को क्राइम बन गया। तो अब उस बंदे को जो उसने 27 को जो किया है जिस वक्त वो इलीगल नहीं था, तो उसको उस काम के लिए पनिश नहीं किया जा सकता। दैट इज कॉल्ड एक्स पोस्ट एक्ट लॉज। तो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक केस था सैंडर वर्सेस वुड, उसके अंदर ये हेल्ड किया कि एन एक्स पोस्ट एक्ट लॉ कैन बी पास्ड और इनेक्टेड इन सिविल मैटर बट नॉट इन क्रिमिनल मैटर। सिविल केसेस के अंदर एक्स पोस्ट एक्ट लॉ बनाए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इन केस सैंडर वर्सेस criminal matter, the right in relation to the charge of offence may reckon constitution as defined in a specific word. Any movement against the nation is held evaluate us. Market shall be deemed as real. A person shall be convicted for dealing if two witnesses give testimony are the accused to accept it in open court. No other offense shall be treated as तो जो क्लियर है उसको डिफाइन कर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में और उसकी पनिशमेंट का बता दिया गया है। ये चीज जो है ये सिटीजन ऑफ यूएसए को प्रोटेक्शन देती है कि अपने मुखालिफिन को गिरफ्तारी के झूठे मुकदमात में फंसाकर जेलों में न डाल। ये है प्रोटेक्शन अगेंस्ट चार्ज ऑफ रीजन। तो उसको स्पेसिफिक वर्ड्स के अंदर डिफाइन कर दिया गया है। those what are those specific words? those are any movement against the nation। यानी कोई भी मूवमेंट आप अगर कौम के खिलाफ कौमी मुफाद के खिलाफ करेंगे तो गिव हेल्प टू एनिमीज एंड एनिमीज को आप हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, टू पार्टेक यानी उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, शैल बी डीम्ड एज रीजन। तो इन तीन यानी आपकी कोई मूवमेंट अगेंस्ट नेशन, नंबर 2 आप जो है एनिमीज को हेल्प कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं या पार्ट टेक कर रहे हैं, एक्टिवली पार्ट उसके अंदर पार्ट प्ले कर रहे हैं विद एनिमीज अगेंस्ट द नेशन। दैट इज
that is deemed to be ट्रिगर। तो उसके बाद ये ट्रिगर की डेफिनेशन आ गई। उसके बाद फिर कन्विक्शन का बताया गया है कि कन्विक्शन का तरीकाकार क्या होगा इन द केसेस ऑफ ट्रिगर। वो है कि फर्स्ट ऑफ ऑल के दो विटनेसेस जो है वो कोर्ट के अंदर आके टेस्टिफाई करते हैं, गवाही दे दें कि फलां बंदा जो है जिसके खिलाफ एलिगेशन है पीएन का, इसने मेरे सामने ये पीएनएबल एक्ट है। वो पीएनएबल एक्ट जो है वो एनिमी को हेल्प करना भी हो सकता है, उसको सेलिब्रेट करना भी हो सकता है या एक्टिवली पार्टिसिपेट करना भी हो सकता है। तो कन्विक्शन के लिए पुलिस जो है टू विटनेसेस required to testify against the accused in reasonable fact। और उसके बाद दूसरा इसके अंदर ये है कि जो जिसके खिलाफ एलिगेशन है क्लियर का, if he confess in open court of his reasonable act, he can be convicted for reasonable crime। मीन्स कि दो विटनेसेस अगर गवाही दे दें या वो खुद ओपन कोर्ट के अंदर ट्रू कन्फेशन कर ले कि मैंने ये काम किया है, इन दो सूत्रों के अंदर ही कन्विक्शन हो सकती है इन रिजनेबल एक्ट्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के अंदर हमने पर्सनल राइट्स जो है उनको डिस्कस किया है। इसमें अमेंडमेंट नंबर 13 है वो फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, और उसके बाद जो है इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ, फ्रीडम ऑफ रिलीजन दैट इज मेंशन्ड इन amendment number 1, freedom of speech, press and association or assembly, that is also in amendment number 1, the right to keep and bear arms, that is in amendment number I believe 2 के अंदर है कि आप आर्म्स रख सकते हैं। दीज राइट्स जो है दीज तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड राइट टू कीप आर्म्स, they are not absolute, they are subject to social welfare and security of the state। Here a right against unreasonable search and seizure, to rights of in ex post facto laws, right in relation to charge of treason। तो ये हमने पर्सनल राइट्स डिस्कस किए हैं। अगर आपका इसमें कोई क्वेश्चन है आप क्वेश्चन कर सकते हैं। Any question? Any question?
4 मिनट रह गए हैं जी, फाहद साहब अभी आ रहे हैं। तो जी लाइट ऑफ हो गई थी इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया मैं शुरू से क्लास में। हाँ, चलो कोई बात नहीं। सर जी अटेंडेंस नहीं अपलोड हुई? अटेंडेंस कर देते हैं आप लोग, अटेंडेंस की फिक्र किया। क्वेश्चन है तो पूछ लो। क्वेश्चन नहीं है। हेलो जी जी, एनी क्वेश्चन? क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम सलाम। सर अटेंडेंस ही पूरी कर दें सर, लेक्चर तो एक रोज छोड़े सर, 60% पे खड़ी हुई है। कौन बोल रहा है जी? सर क्लास खत्म होगी? जी जी, खत्म हो गई। क्वेश्चन है तो पूछने, अदरवाइज खत्म है क्लास। नहीं सर कोई नहीं क्वेश्चन। चलें जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह सर हाफिज। अटेंडेंस फ्री कर दें सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम सलाम। सर वो अटेंडेंस बहुत शॉर्ट थी सर, वो मसला था कि एमई का सर मसला था, ऑपरेशन हो गया था सर, तो इस वजह से सर क्लासेस नहीं ले पाया सर, तो आपने अटेंडेंस बहुत शॉर्ट कर। मैंने कहा थी आपने क्लासेस नहीं ली तो मैंने स्टार्ट कर दी। सर क्लासेस ली थी, एक दो नहीं सर ली थी, लेकिन आपने सर 13% लगाई हुई सर। अच्छा चलो, फिर मैंने आपके साथ ज्यादती की है? नहीं नहीं सर, सर हैं आप, सर आप कैसे ज्यादा कर सर हैं आप, सर काइंडली सर मेहरबानी कीजिएगा सर। रोल नंबर क्या है?